हेलो, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे कल्चर का मॉड्यूल देख रहे हैं जिसमें अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 करंट का कंपाइलेशंस है। इससे पहले हमने इसके पार्ट थर्ड तक कंप्लीट कर लिया था और मॉड्यूल्स की बात अगर हम करें तो इससे पहले हमने पॉलिटी या एंड यू कैन से दैट इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इसको हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया है 1 आवर के शेड्यूल में। और इसका एक चीज़ और हम देख के चल रहे थे पीवाईक्यू एंड प्लस जो भी अपकमिंग एमसीक्यू होंगे उसके लिए हम थीम को भी यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे, राइट। सो हमने कहाँ तक देख लिया था वो थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स एंड अदर आर्किटेक्चर ये हमने फिनिश कर लिया था। स्कल्पचर पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट भी हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया था। अवार्ड भी हमने देख लिए थे। ट्राइब्स इन न्यूज ये मीपिंग का वर्क था, हालांकि मैंने इसको भी कवर करा दिया था। अब हमें देखना है मिसलेनियस, राइट। सो मिसलेनियस के बाद ये ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, फिनिश की तरफ ही है। ये फिनिश की तरफ ही है तो हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। या सो यहाँ तक हमने इस तरीके से देख लिया था। ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार ये भी हमारा कंप्लीटली फिनिश हो गया था। सो नेक्स्ट हमारे पास मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो उसमें पहला टॉपिक मिलता है हमें पिलग्रिम्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो आप कह सकते हो कि एक कॉरिडोर है, मतलब जो ऐड करता है टू स्टेट्स या फिर उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। वाई इन न्यूज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस करा गया कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये बिल्ड होगा कहाँ से? विष्णुपद टेम्पल एट गया एंड दी महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन बिहार। तो ये जो कॉरिडोर होगा वो बिहार के लिए ही है, जो विष्णुपद टेम्पल से लेके जो कि गया में पड़ता है और महाबोधि टेम्पल ये भी गया में पड़ता है, इन दोनों को ये ऐड करेगा। सो इसको 2024 और 25 बजट में अनाउंस करा गया, ठीक है। तो आगे बात करते हैं मोर ऑन न्यूज की। सो विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल की बात करेंगे तो ये लोकेट होते हैं अबाउट 10 किलोमीटर, यू कैन से दैट 10 किलोमीटर की दूरी पे, राइट। उसके बाद जो न्यूली अनाउंस करा गया है कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये इंस्पायर्ड है काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर इन बनारसी, ठीक है। तो इससे ये इंस्पायर्ड करके इसको बनाया जाएगा। जो फाउंडेशन है इसकी कॉरिडोर की, वो यू कैन से दैट श्री काशी विश्वनाथ धाम, ठीक है, उसके नाम से भी जानी जाएगी और इसको लीड करा गया था 2019 में। और इसको कंसेप्चुलाइज करा गया था एंड टू क्रिएट करा गया इजीली एक्सेसिबल पाथवे जो कि कनेक्ट करेगा श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल से लेके जो गंगा रिवर है उसके किनारे तक, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडिया में और भी मेजर पिलग्रिम कॉरिडोर्स हैं, जैसे राम राजा लोक ओरछा में पड़ता है ये, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में ही है, मैं आपको बता दूं, ओरछा इधर ही आपके साइड में मिलेगा, एटा कासगंज साइड में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर्स है, ये भी यूपी में है। माँ कामाख्या देवी परियोजना ये असम में मिलेगी आपको। हनुमान लोक कॉरिडोर्स ये एमपी में मिलेगा आपको। श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर्स ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं महाकाल लोक कॉरिडोर्स, ठीक है। उसके बाद है बैंक बिहार कॉरिडोर्स, यू कंसीडर मथुरा वृंदावन से कह सकते हैं बिहारी। एंड श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर्स, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं जो कि पंजाब में मिलेगा ये। अबाउट पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं। तो क्या-क्या जो है इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट में होता है। सो प्रिजर्वेशंस एंड रिस्टोरेशंस की बात होती है। फॉर एग्जांपल तो इसमें क्या प्रिजर्वेशंस या क्या और रिस्टोरेशंस की बात है, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसको एक्सपेंड करा गया उसके एरिया को, जो भी उसके आस-पास के टेम्पल हैं, ठीक है। भाई सीधी-सी बात है, पिलग्रिम कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो आस-पास के जो भी टेम्पल होंगे वो थोड़े से एक्सपेंड होंगे। एक्सपेंड का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो बड़े होंगे, मतलब लोग उनके बारे में जान पाएँगे जब एक ही डोर से एक ही कॉरिडोर से जाएँगे निकल के, ठीक है। रिस्टोर्स स्मॉलेस्ट टेम्पल इंक्लूडिंग जिसमें शीतला माता टेम्पल है, श्री राम टेम्पल अमंग दी अदर, और भी अन्य वहाँ टेम्पल्स है। तो आप ये ऐसे कह सकते हो कि मान के चलो ये कॉरिडोर बनाया गया वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। अब यहाँ भी कुछ टेम्पल हैं और यहाँ भी कुछ टेम्पल हैं, ठीक है। अब इस कॉरिडोर से अगर हम गुजरेंगे तो ऑब्वियसली है कि हम यहाँ इन टेम्पलों में भी विजिट करना एप्रोप्रिएट समझेंगे, राइट। सो इसलिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं। मान के चलो यहाँ भी टेम्पल है, यहाँ भी टेम्पल है और ये कॉरिडोर बना हुआ है तो इन टेम्पलों को भी हम विजिट जरूर करेंगे। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट एंड हेरिटेज इंटीग्रेशन की। तो उसमें कौन-कौन से, जैसे महाकाल लो कॉरिडोर फीचर्स बुराल्स फ्रॉम द शिप पुराण्स, है ना? और ये आइकॉनिक गेटवे के रूप में भी है। और इससे क्या होता है कि जो विजिटर होते हैं उनके एक्सपीरियंस को एनहांस किया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो, मैंने वही वाली बात करी अभी कि मान के चलो अगर हम किसी कॉरिडोर में जा रहे हैं वन टेम्पल टू अनदर टेम्पल, सो बीच में जो भी टेम्पल पड़ रहे हैं ऑब्वियसली हम उन टेम्पलों को ज़रूर विजिट करेंगे, राइट? और ये बूस्ट करता है टूरिज़्म एंड इकोनॉमी को। अब सीधी-सी बात है कि हमें वन टेम्पल टू अनदर टेम्पल जाना था, दूसरे टेम्पल भी हम जाएँगे या तीसरे टेम्पल भी यहाँ बीच में होंगे, यहाँ भी जाएँगे अगर हम, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी बूस्ट होगी। रीज़न है क्योंकि आप किसी न किसी यू कंसीडर ट्रैवलिंग बाइक या फिर कैसे भी आप जाएँगे या फिर आप कह सकते हो फोर व्हीलर के थ्रू, राइट? सो इंडिया यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया अर्न ओवर 2.3 लाख करोड़ इन अ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द टूरिज्म। तो इट्स अ वेरी गुड टास्क। 65.7 इंक्रीज ईयर ऑन ईयर इकोनॉमिक सर्वे 2023 एंड 24। सो किस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो टूरिज्म बूस्ट होता है पिलग्रिम कॉरिडोर से,
है ना? तो यहाँ 2.3 लाख लगभग आप 2.5 लाख करोड़ कह सकते हो, ये फ़ॉरेन एक्सचेंज हमारा टूरिज़्म से आता है। आगे बात करते हैं विष्णुपद टेम्पल की जो कि कनेक्ट हो रहा है, ये भी गया में ही है। सो उसकी लोकेशंस है बिहार, गया, राइट? और ये फाल्गु रिवर पे पड़ेगा। सो हमारे लिए यूपीएससी में क्या क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विष्णुपद टेम्पल जो है वो कहाँ पड़ता है? तो लोकेशंस है बिहार, फाल्गु रिवर। डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड विष्णु को, ठीक है? और ये धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है और उसको बासल्ट रॉक भी कहते हैं, ठीक है? फुटप्रिंट इज़ मार्क्ड बाय 4 सिंबल, इसमें 4 सिंबल्स हैं, जैसे कॉन्च शेल जिसे हम शंख कहते हैं, व्हील जिसे हम चक्र कहते हैं, मका जिसे हम गदा कहते हैं, लोटस जिसे हम पद्मा कहते हैं, राइट? और आगे अगर हम बात करें तो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार क्या होता है, ये जो फुटप्रिंट थे, फुटप्रिंट यू कंसीडर विष्णु की जो पैरों के निशान है, वेयर लॉर्ड विष्णु सबड्यूटेड सबड्यूटेड द डेमन गयासुर। तो गयासुर को यहाँ पे सबड्यूट करा था बाय द विष्णु, सो बाय प्लेसिंग हिज फुट ऑन द डेमन्स हेड्स, और वो डेमन्स के हेड पे यू कंसीडर रिप्रेजेंट हो रहे थे। मेंशंस इन द महाभारत एंड रामायण, तो लॉर्ड रामा परफॉर्म पिंडदान फॉर हिज फादर्स। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से महाभारत और रामायण जो विष्णुपद टेम्पल्स है वो भी रिलेटेड है इससे। और रिस्टोरेशंस की बात करेंगे तो द करंट स्ट्रक्चर जो है वो रिस्टोर करा गया बाई देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, जो कि रूलर थी इंदौर की इन 1787 में, राइट? चलिए आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल, तो आप कह सकते हो कि जो विष्णुपद टेम्पल है वो विष्णु के लिए डेडिकेटेड है, तो वो सनातन धर्म का जो है रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन महाबोधि टेम्पल की बात करेंगे तो ये बौद्ध, राइट? ये जो टर्म है वो बौद्ध, तो कह सकते हो आप सनातन धर्म एंड बौद्ध धर्म के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है बीच में। सो आगे बात करते हैं, ये भी बोध गया बिहार में है, राइट? ग्लोबल रिकॉग्निशंस की बात करेंगे तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो ये पहला टेम्पल है जिसको इम्परर अशोक के द्वारा 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन में बनाया गया। द करंट टेम्पल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये 5th एंड 6th सेंचुरी फ्रॉम द लेट गुप्ता पीरियड, ठीक है? इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल है, आप ये भी कह सकते हैं, राइट? मेन टेम्पल की बात करेंगे तो ये टेम्पल जो है वो क्लासिकल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है और इसमें कर्विलियर शिखर्स यानी कि टावर्स टाइप के, ठीक है? टॉप्ड बाय दी अम्लका एंड कलश, तो यहाँ पे अम्लका एंड कलश भी आपको देखने को मिलते हैं। हाउएवर द डिजाइन ऑफ द टेम्पल इज नीदर द्रविडियन नॉर नागरा, तो इसकी जो स्टाइल है ना तो वो द्रविडियन है ना ही नागरा है, ठीक है? नैरो लाइक नागरा टेम्पल बट राइजेज विदाउट कर्विंग लाइक द्रविड़ा वंस। इट हैज एंट्रेंस फ्रॉम द ईस्ट एंड नॉर्थ, तो इसमें जो एंट्री है वो ईस्ट एंड नॉर्थ है। अब यार इतना हमको नहीं देखना होता बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा वर्डन ऑलरेडी होता है, हमें कुछ कुछ कंडीशन देखनी होती है। इट हैज ए लो बेसमेंट विद माउल्डिंग्स decorated with the honeysuckles and geese designs, and above this is a series of niche having the image of Buddha। तो हमें बस इतना देखना है कि एक्चुअली में जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो किन 2 टेम्पलों के बीच में बनाया जा रहा है और जो दोनों टेम्पल हैं वो किस-किस को डेडिकेटेड हैं और किसके टाइम पे इनको बनाया गया। आगे बात करते हैं वज्रसना इनकी डायमंड थ्रोन्स की। तो ये पॉलिश सैंडस्टोन्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है? मार्किंग द स्पॉट वेयर बुद्धा सैट एंड मेडिटेट। यहाँ पे बुद्धा को इस तरीके से सेट करा गया है कि वो एक मेडिटेट फॉर्म में दिखते हैं। इट वाज़ ओरिजिनली इंस्टॉल्ड बाय द एम्परर अशोक, और ये आप कह सकते हो कि ओरिजिनली जो है एम्परर अशोक के द्वारा इनको इंस्टॉल करा गया टू मार्क द स्पॉट वेयर बुद्धा सैट एंड मेडिटेट, ठीक? 7 सेक्रेड साइट्स हैं, तो जैसे सेक्रेड बोधि ट्री, अदर सेक्रेड प्लेस हैं। बुद्धा हिमसेल्फ मेंशन फॉर इम्पोर्टेंट पैलेस, तो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। जैसे सेक्रेड बोधि ट्री की बात करेंगे तो ये लोकेट होता है वेस्ट ऑफ द टेम्पल में, मतलब जो टेम्पल का वेस्ट है वहाँ पे, ठीक है? बुद्धा ट्री। इट इज़ बिलीव, आप कह सकते हो जो जो हमने वृक्ष पढ़ा था जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान मिला था, उसी की बात कर रहे हैं हम। इट इज़ बिलीव्ड टू बी डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द ट्री अंडर व्हिच बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। यहाँ पे बुद्धा को क्या प्राप्त हुआ था? एनलाइटमेंट, राइट? अदर सेक्रेड प्लेस की बात करेंगे तो एनिमल स्टोन चैत्य जिसे हम प्रेयर हॉल कहते हैं, एंड रत्ना चक्र जिसे हम ज्वेलर्स एम्बुलेटरी कहते हैं, रत्नाकर चैत्य, अजपालन निग्रोध ट्री अंडर द विच बुद्धा मेडिटेट ड्यूरिंग द 5th वीक आंसरिंग द क्यूरीज ऑफ द ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण ने जो भी क्वेश्चंस करे थे उनके जो जवाब दिए थे वो भी बुद्धा ने यहीं दिए थे। लोटस पॉन्ड्स है यहाँ पे, एंड राज्य तान ट्री है। आगे बात करते हैं, बुद्धा हिमसेल्फ मेंशन 4 इंपोर्टेंट पैलेस फॉर द धर्म यात्रा, जैसे लुम्बिनी वेयर द बुद्धा वाज बोर्न, जहाँ पे बुद्धा का जन्म हुआ, बोध गया जहाँ पे बुद्धा को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, सारनाथ की बात करेंगे जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, कुशीनगर की बात करेंगे जहाँ उन्हें महापरिनिर्वाण दिवस, यू कैन सी दैट फाइनल लिबरेशन, यानी कि जो उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, राइट? चलिए आगे बात करते हैं, अदर इनिशिएटिव फॉर द कल्चर एंड हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए दी गई है वो कौन-कौन सी हैं, जैसे प्रसाद स्कीम, इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, एंड हेरिटेज स्कीम्स एंड स्वदेश दर्शन स्कीम, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 वर्जन्स, एंड पर्वतमाला परियोजना, काशी तमिल संगम।
तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है, ये इनिशिएटिव जो है वो कल्चर हेरिटेज के कंज़र्वेशन के लिए ली गई हैं। तो प्रसाद स्कीम की बात करेंगे तो ये फ़ोकस करती है डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाई जो भी पिलग्रिम साइट्स होती हैं अक्रॉस द इंडिया, ठीक है? और ये इनरिच करेगी द रिलीजियस टूरिज़्म एक्सपीरियंस को। हेरिटेज स्कीम की बात करेंगे तो ये एक साथ लेके आती है अर्बन प्लानिंग को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ को एंड हेरिटेज कंज़र्वेशन इन ऑल इंक्लूसिव मैनर। कुल मिला के ये है कि हम हेरिटेज कंज़र्वेशन को इंक्लूसिव मैनर से यानी कि समावेशी विकास से कर पाएँ। स्वदेश दर्शन स्कीम की बात करेंगे तो ये जो स्कीम है वो डेवलपमेंट ऑफ थीम जो भी बेस्ड होती है टूरिज्म सर्किट इन द कंट्री। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 की बात करेंगे तो ये प्रोत्साहन करेगी कोलैबोरेशन विद किसके साथ कॉर्पोरेट्स एंड स्टॉक होल्डर्स के साथ फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए कॉर्पोरेट और स्टॉक होल्डर को कोलैबोरेट करने का काम करेगी। पर्वतमाला परियोजना की बात करेंगे तो ये बूस्ट करती है लास्ट माइल रिलीजियस एंड टूरिस्ट कनेक्टिविटी को, ठीक है? आप ये कह सकते हो। एंड काशी तमिल संगम की बात करेंगे तो ये सेलिब्रेट एंड रीडिस्कवर है एज ओल्ड लिंक बिटवीन द तमिलनाडु एंड काशी एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। तो कुल मिला के ये है कि जो काशी तमिल सीधी-सी बात है, काशी मतलब बनारस एंड तमिल यानी कि तमिलनाडु, ठीक है? तो इनको कनेक्ट करने की बात करेगी। चलिए आगे बात करते हैं, फिर हमें मिलता है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। क्या हमने इसमें भी यूपीएससी के क्वेश्चंस टैकल करे हैं या जहाँ क्वेश्चंस मिलेगा उसे हम ज़रूर टैकल करेंगे, राइट? सो बात करते हैं ये क्यों न्यूज़ में है। तो अभी हुआ क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान ने एग्री करा है कि वो एक्सटेंड करेगी वैलिडिटी ऑफ द एग्रीमेंट ऑन श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड। तो ये जो है वो इंडिया एंड जो पाकिस्तान है उसके पाकिस्तान में ये पड़ता है तो उस कॉरिडोर को ये एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए। आगे बात करेंगे तो डेरा बाबा नानक श्री करतारपुर साहिब पिलग्रिम तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब फॉल्स इन डिस्ट्रिक्ट्स नेरोवल्स ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में पड़ता है, जो लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल बॉर्डर यू कैन से दैट डेरा बाबा बाबा नानक डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि पंजाब और पाकिस्तान में जो ये गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जो है प्लेसेस पड़ता है। विलेज की बात करेंगे तो करतारपुर जो विलेज है वो लोकेट है वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रवि पे, राइट? यहाँ पे रवि रिवर पे, राइट? आगे बात करते हैं फिर गुरुद्वारा बाबा नानक इज़ ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ रिवर रवि और ये कहाँ पे है? ईस्ट बैंक ऑफ रवि पे, ठीक है? अच्छा, सो आप देखोगे यहाँ पे पठानकोट पड़ता है, ये गुरदासपुर है। डेरा बाबा नानक जिसकी हम बात कर रहे थे, ये जीटी रोड है अपना, राइट? तो इस तरीके से ये जीटी रोड है। यहाँ पे अमृतसर है, राइट? ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ पे करतारपुर, ये अब करतारपुर मिलेगा। यही बात हम कर रहे थे जो कि पाकिस्तान एंड इंडिया के बिटवीन में है, राइट? आगे बात करते हैं एग्रीमेंट जो है ऑन श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पे, तो ये साइन हुआ था 2019 में और ये वैलिड था 5 साल के लिए। ये वीज़ा फ्री ट्रैवल्स है इंडियन पिलग्रिम्स एंड ओवरसीज़ सिटिज़न्स ऑफ इंडियन यानी कि ओसीआई के लिए। ओसीआई जो भी कार्ड होल्डर होते हैं फ्रॉम टू इंडिया टू गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर इन पाकिस्तान ऑन डेली बेसिस थ्रू आउट द ईयर। तो आप कह सकते हो कि वीज़ा फ्री एक प्लेसेस है जो कि इंडियन जो लोग हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं, है ना? श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर्स। अच्छा आगे बात करते हैं हाउएवर पाकिस्तानी सिख जो हैं वो डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस कॉरिडोर्स। तो पाकिस्तानी जो सिख हैं उनको परमिशन नहीं है इस कॉरिडोर में जाने के लिए। कैन नॉट विजिट डेरा बाबा नानक इन इंडियन विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग एन इंडियन वीज़ा। तो उनको पहले इंडियन वीज़ा लेना पड़ेगा, राइट? रिक्वायर जो है टू रिटर्न द सेम डे। बट आप ये नहीं है कि आप करतारपुर साहिब जा रहे हैं तो आप दूसरे दिन लौटेंगे, नहीं आपको उसी दिन वापस आना है। पाकिस्तान जो लेवी करता है यूएसडी 220 ऑन एवरी पिलग्रिम फॉर ईच विजिट। तो जो यूएसडी डॉलर्स हैं लगभग 20 यू कैन से दैट वो लेवी करता है पाकिस्तान। और इस एग्रीमेंट में क्या है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फेथ ऑफ पिलग्रिम हु ट्रेवल थ्रू आउट द कॉरिडोर्स, राइट? इंपॉर्टेंट सिख पिलग्रिम प्लेस की बात करेंगे तो जैसे गुरुद्वारा जन्म स्थान, ये नानक साहिब पाकिस्तान बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक का है। गुरुद्वारा वेर साहिब की बात करेंगे सुल्तानपुर लोधी पंजाब में पड़ते हैं। अकल तख्त की बात करेंगे तो श्री हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में। उसके बाद तख्त सर किशनगढ़ साहिब, तो ये आनंदपुर साहिब पंजाब में। तख्त श्री दमदमा साहिब, तो ये तलवंडी साबो पंजाब में। और तख्त श्री पटना साहिब ये बिहार में। एंड तख्त श्री हजूर साहिब ये नंदेड़ महाराष्ट्र में। तो ये इंपॉर्टेंट सिख पिलग्रिम प्लेसेस हैं वो थोड़े से हमें देख लेने थे। चलिए आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ करतारपुर साहिब कॉरिडोर्स के बारे में थोड़ा-सा। सो बात करते हैं यहाँ पे कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है गुरु नानक देव जी का, वेयर उन्होंने लगभग 18 साल अपने स्पेंड करे। गुरु नानक साहिब की बात करेंगे तो वो बिलीव करते थे कंपोज्ड मेनी हाइम्स ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत सी रचनाएँ की। द होली बुक द सिख इन करतारपुर, तो उन्होंने जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब उसको भी कंपोज़ करा था, राइट? कम्युनिटी मील्स की बात करेंगे कार्ड गुरु का लंगर, ठीक है? जो कि इनिशिएट हुआ था कहाँ पे? करतारपुर में। गुरु नानक देव फर्स्ट प्रैक्टिस हैं 3 पिलर ऑफ सिक्किम, जिनमें कौन-कौन से आते हैं? किरत कारो, बंद चाको एंड नाम जपो, राइट? सो कारो की बात करेंगे तो वर्किंग हार्ड्स एंड ऑनेस्ट लिविंग, मतलब आपको कठिन मेहनत करनी है और हॉनेस्ट रहना है, राइट?
वन चाको की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वेल्थ शेयर, पोसेशंस एंड टैलेंट विद अदर, तो आपको अपनी वेल्थ, पोसेशन एंड टैलेंट को अदर के साथ शेयर करना है। नाम जपो मीन्स मेडिटेशन करना है थ्रू रिसाइटिंग्स, चैंटिंग्स एंड सिंगिंग, मतलब आप कीर्तन गा के, गाना गा के आप जो है नाम जप कर सकते हैं एज़ द पाथ टू लिबरलाइजेशन, और आप लिबरलाइजेशन पाथ की तरफ जा सकते हैं इस तरीके से, राइट? चलिए आगे बात करते हैं, फिर हमारे पास है अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन न्यूज़, तो जैसे कस्तूरी कॉटन भारत, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एम्पावर कराया जितने भी गिनर्स हैं, मतलब गिनर्स यू कंसीडर हु ऑपरेट कॉटन गिन्स विच सेपरेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स, मतलब यू कंसीडर गिनर्स कौन होते हैं? गिनर्स वो होते हैं जो सीड से कॉटन को अलग करते हैं, ठीक है? तो उनको एम्पावर करने की बात करी गई है इन इंडिया में कि वो प्रोड्यूस करेंगे कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड में। कस्तूरी कॉटन की बात करेंगे तो ये प्रीमियम क्वालिटी की कॉटन होती है, ठीक है? फ्रॉम द इंडिया, जिसमें 100% ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशंस, यूटिलाइजेशंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेसेबिलिटी। कस्तूरी कॉटन भारत की बात करेंगे तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ट्रेड बॉडीज इंडस्ट्री की। इसका मेन एम है कि ये वर्क करती है ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस बाय ओनिंग कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी, ठीक है? किसका? कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव का। और ये सर्टिफिकेट देती है ऑफ इंडियन कॉटन को, और एनहांस करती है इसकी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस एंड क्रिएट करती है सस्टेनेबल इकोसिस्टम। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करेंगे तो कौन है? कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसे हम टैक्स प्रोसिल कहते हैं। प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनिशिएट करा है इस प्रोजेक्ट को फॉर द 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के लिए। फर्स्ट इंटरवेंशन है अंडर द प्रोजेक्ट इज टेकिंग प्लेस इन दिल्ली, और ये टेकिंग प्लेस लेगा कहाँ पे? दिल्ली में, और ये पहला इंटरवेंशन है। प्रोजेक्ट परी की बात करें तो ये एक्चुअली में है क्या? तो इसके बारे में बात करें तो ये प्रमोट करता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द आर्ट through the public installations in urban landscape which transform them into accessible galleries गैलरीज मीन्स आप कह सकते हो कि जो भी शहरी परिदृश्य में सार्वजनिक जो प्रतिष्ठान होते हैं उनके माध्यम से कला के लोकतंत्र को बढ़ावा देना, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन करना आर्ट्स का, ठीक है? जिससे उन्हें सुलभ दीर्घाओं में यू कैन से दैट परिवर्तित किया जा सके, राइट? मोर देन 150 विजुअल आर्टिस्ट हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री वुड क्रिएट आर्ट वर्क इन दिल्ली सच एज ए पेंटिंग, मुराल्स एंड स्कल्पचर। तो प्रोजेक्ट जो परी है वो पेंटिंग, मुराल्स एंड स्कल्पचर को इनहांस करने के लिए है। इसमें थांका पेंटिंग जो कि सिक्किम लद्दाख की इंक्लूड है, चेरियल पेंटिंग जो कि तेलंगाना की है, बनी ठनी पेंटिंग की इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान की है, एंड अल्पना आर्ट की बात करेंगे तो ये त्रिपुरा की है। क्लियर कट है? चलिए आगे हमारे पास पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। अब देखिए मित्र की बात हो रही है, दीदी की बात हो रही है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज लॉन्च ए नेशनल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च करा है, ठीक है, इनिशिएटिव जिसका नाम है पर्यटन मित्र, पर्यटन दीदी। और ये लगभग अक्रॉस द 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री, जो 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं कंट्री में, वहां पे इसको स्टार्ट करा गया है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव की बात करेंगे तो इसका जो एम है वो क्या है? ये एलिवेट करेगा ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके लिए टूरिज्म को इन डेस्टिनेशंस बाय हैविंग देम मीट टूरिज्म फ्रेंडली, मतलब हम टूरिज्म से एज ए फ्रेंडली मिले पीपल हु आर प्राउड एम्बेसडर्स एंड स्टोरी टेलर्स फॉर देयर डेस्टिनेशंस। होगा प्रोवाइडिंग टूरिज्म रिलेटेड ट्रेनिंग्स एंड अवेयरनेस टू ऑल। भाई हम कोई भी टूरिज्म आ रहा है उससे हम फ्रेंडली तो तभी बात कर पाएंगे जब हमें इस टाइप की ट्रेनिंग मिलेगी। तो इस तरीके से ये चलाया गया है पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। अब आपने एक चीज देखी होगी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से पर्यटन जब आते हैं इंडिया में, तो कई बार आपने देखा होगा रसिया से या अदर कंट्री से कोई भी आया, तो हम हमारे जो भी थोड़े से, आप ये नहीं कह सकते कि वो पढ़े लिखे नहीं है, बट हाँ अपनी थोड़ी सी इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, वो बिहेव करते हो बहुत बुरा लगता है, राइट? विज़न की अगर हम बात करें तो वही वाली बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हम वेलकम करेंगे वन एंड ऑल टू एक्सपीरियंस इनक्रेडिबल इंडिया थ्रू द इनक्रेडिबल इंडियंस, मतलब अतुल्य भारत अतुल्य इंडियनों के द्वारा, मतलब ये हमारा तो एक स्लोगन है, इनक्रेडिबल इंडिया, आपने सुना होगा कई बारी। स्पेशल एम्फेसिस क्या होगा? ऑन ट्रेनिंग ऑफ वुमेन एंड यूथ टू डेवलप न्यू टूरिज्म रिलेटेड प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंस लाइक फूड टूर्स एंड क्राफ्ट टूर्स, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग्स के बारे में। देखिए यूपीएससी में क्वेश्चंस यहाँ पे बने हैं, 2015 में भी क्वेश्चंस बना था, ये मैंने दोनों एक जैसे लगा दिए हैं। दूसरा मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी आपको। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जीआई टैग्स के बारे में। सो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री है इन चेन्नई हैज ग्रांटेड द जीआई टैग टू सेवरल प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स अक्रॉस द इंडिया। तो कौन कौन से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यानी जीआई टैग की बात करेंगे तो क्या है, थोड़ा सा इसका स्टोरी देख लेते हैं। आइडेंटिफाई करता है अ गुड एज ए ओरिजिनेटिंग इन अ टेरिटरी ऑफ इन मेंबर्स और रीजनल लोकेलिटी इन द टेरिटरी। मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है वो इस टेरिटरी से बनाया गया है और इसी को वो यू कैन से दैट
यू कैन सेट इसी को ओरिजिनेट करता है, आइडेंटिफाई करता है। वेयर अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इज एसेंशियल एट्रीब्यूटेबल ऑफ इट्स जियोग्राफिकल रीजंस, ठीक है। डिफाइन है ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर में। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो किसी एग्रीमेंट में डिफाइन है, यस ट्रिप्स एग्रीमेंट में। आगे बात करते हैं तो ये रजिस्टर होता है, कोई मान के चलो किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिल गया तो वो 10 ईयर के लिए होगा और उसको रिन्यू किया जाता है फिर 10 ईयर के लिए। इनेबल इससे क्या होता है, राइट मिल जाता है होल्डर टू यूज द इंडिकेशंस टू प्रिवेंट इट्स यूज बाय द थर्ड पार्टी। आप ये कह सकते हो कि इसको इसलिए लिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को कि जिससे कि थर्ड पार्टी इसे यूज ना कर पाए। डज नॉट इनेबल द होल्डर टू प्रिवेंट समवन फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग सेम टेक्निक। तो आप ये भी कह सकते हो कि सेम टेक्निक के थ्रू कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। लेजिस्लेशन इन इंडिया की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स या रजिस्ट्रेशंस एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2002। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करेंगे तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो इनके अंडर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सुपरवाइज फंक्शन जो होगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री देखेगी और जीआईआर जो है वो ऑल इंडिया जुडिशियल को भी देखेगी, राइट। तो चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 2015 में क्वेश्चन बना था, कैसे था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अकॉर्डिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। तो जिन जिनको मिला था उस टाइम उसलिए न्यूज में था, जैसे बनारस का ब्रोकेड्स एंड साड़ीज, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा और तिरुपति लड्डू। तो इनमें से किसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला था 2015 में। तो आई एम श्योर शॉट हूँ कि राजस्थान की दाल बाटी चूरमा को नहीं मिला था, इसमें मिला था बनारस का जो साड़ी थी और तिरुपति के जो लड्डू थे। तो श्योर शॉट है कि हमारा सेकंड तो गलत है, आंसर हो जाएगा वन थर्ड। ये देखिए ये आपके फैक्ट बेस हैं, आपको पता होना चाहिए तभी आप इन्हें टैकल कर पाएँगे। ठीक है? चलिए मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। सिंस यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। क्या है? इंडिया सॉरी इंडिया enacted the geographical indications of goods registrations and protection act 1999 in order to comply with the obligation। इसका किसके साथ obligations जो है तो यहाँ पे दिया है आईएलओ आईएमएफ अंकटाड्स एंड डब्ल्यूटीओ। तो ये तो श्योर शॉट है कि इंडियन लेबर का तो कोई लेना देना नहीं है, मॉनेटरी फंड का भी लेना देना नहीं है, अंकटाड का भी नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भाई उससे भी तो हम सेंस लगाएंगे ना। अब आप देखोगे कि भाई हमने ट्रिप्स पढ़ा था, ट्रिप्स जो है वो बात करता है जो वर्ल्ड के ट्रेड्स होते हैं उनकी, तो वो जो रिलेट है इनसे कौन सा है, वर्ल्ड ट्रेड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 2018 में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि देखिए ये क्वेश्चन जो बन रहे थे इस टाइप से वो 2015 में बने थे, पर 18 में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। अब किन-किन को जीआई टैग मिला है वो थोड़ा-सा हम पढ़ लेंगे, ठीक है? जैसे हम बात करते हैं पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट्स की, ठीक है? सो ये उत्तर प्रदेश के हैं जिनको जीआई टैग मिला है, ठीक है? अब ये ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग है ऑन ए टेक्सटाइल्स एंड वुड यूजिंग नेचुरल डाइज़। मतलब टेक्सटाइल पे आप कह सकते हो जिस पे हम पेंटिंग कर रहे हैं। बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट्स, तो आपको तो थोड़ा-थोड़ा देख के चलना है, ठीक है? उसके बाद है बरेली कैन एंड बैम्बू क्राफ्ट्स, इस तरीके से ये बैम्बू की जो है डेकोरेटिव पर्पज़ से बनाई जाती हैं। आगे बात करते हैं थारू एम्ब्रॉयडरी, तो ये क्या है? ये वाइब्रेंट शेड्स हैं, ठीक है? ये थारू कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये एम्ब्रॉयडरी आपने देखी होगी है उत्तर प्रदेश की होती है, कुछ साड़ी टाइप की डिज़ाइन होती है। उसके बाद है बरेली जरी जरदोजी, इसकी बात करेंगे तो ये भी उत्तर प्रदेश का है। बनारस तिरंगी बर्फी, तिरंगी तिरंगे के नाम से बर्फी है, राइट? सो ये भी उत्तर प्रदेश की। असम की बात करें तो बोडो नारजी है, बोडो अरुणी, तो बोडो शब्द जो आपको ध्यान रखना है वो असम का, बोडो नपमा है, ठीक है? बोडो ओंडाला है, बोडो गक्का है, बोडो जाऊ है। बोडो शब्द आप याद रखो ये असम के हैं जिनको जीआई टैग मिला है। सब में बोडो लगा हुआ है, ठीक है? जैसे बोडो जाऊ गिसी है, बोडो मयूरा जाऊ बिडवी है। आगे बात करते हैं फिर अंडमान एंड निकोबार की, तो यहाँ पे नाम से ही निकल के आ रहा है निकोबारी कैनियो हैंडीक्राफ्ट्स है, निकोबारी मैट है, अंडमान कैरन मुशली राइस है, नाम से ही निकल के आ रहा है। एंड्स निकोबारी तभी नगीच यानी कि वर्जिन कोकोनट ऑयल है, नाउट कुक कौटा कोकोनट्स है और उसके बाद पड़ाव कुक वुड क्राफ्ट्स है, ठीक है? अच्छा आगे गुजरात की बात करेंगे तो कच्छ अजरक, ये गुजरात का जिसको जीआई टैग मिला है। ये ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल्स है विद जियोमेट्रिक एंड फ्लोरल पैटर्न यूजिंग डाइज़, राइट? चलिए आगे बात करते हैं फिर क्या है हमारे पास। सो बात करते हैं हम न्यू फ्लैग, इंसिग्निया एंड लेडी जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, न्यू फ्लैग, इंसिग्निया एंड लेडी जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट्स में। तो बात करते हैं रिसेंटली अभी हुआ क्या है कि इंडिया के प्रेसिडेंट ने अनवील करा न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 चीज़ हैं, यानी कि न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया, वो तो किसके द्वारा? इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अनवील करा गया न्यू लेडी जस्टिस स्टैच्यू एट ए सुप्रीम कोर्ट। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा-सा अंतर समझना। न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया को अनवील करने का काम जो है इंडियन प्रेसिडेंट ने, और जो लेडी जस्टिस है, न्यू लेडी जस्टिस उसको अनवील करने का जो काम है उसकी स्टैच्यू को वो किया है सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। सो वाई न्यूज़ में ही आपको ये क्वेश्चंस का जवाब मिल गया, तो ये आपको बहुत अच्छे से देख के चलना है, राइट?
अब लेडी जस्टिस की बात करेंगे तो इसका ओरिजिन जो है वो ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी से हुआ है। फर्स्ट रोमन एम्परर अगस्तुस की बात करेंगे तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था वर्सिस ऑफ जस्टिस इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस जस्टियास, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हमें देखना है कि रोमन सम्राट में अगस्टस ने देवी जस्टिया के रूप में न्याय की पूजा की शुरुआत की, राइट? डिपिकेशन की बात करेंगे तो स्केल्स इसके वन हैंड में है और तलवार इसके अन्य हैंड में है, ठीक है? Addition of the blindfold was done during the Renaissance period, 14th century, as a steer on the corrupt state of legal systems. तो आप कह सकते हो कि आंखों पर जो पट्टी बांधने की प्रथा थी, वो पुनर्जागरण काल 14वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। कारण था उसका कि वो भ्रष्ट लोगों पर व्यंग्य के रूप में कानूनी प्रणालियों की स्थिति बनाए रखने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। इनलाइटमेंट पीरियड्स की बात करेंगे तो 17th एंड 18th सेंचुरी में ब्लाइंडफोल्ड केम टू रीइंटरप्रेट एंड रिप्रेजेंटिंग इम्पार्शियलिटी। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करी थी लेडी जस्टिस इंडिया में कब? फर्स्ट इन कलकत्ता हाई कोर्ट 1872 में, राइट? चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। सो न्यू लेडी वाली हमारी बात है वो ये चल रही है, एक हाथ में स्केल है और एक में क्या है? स्वार्ड है, राइट? सो आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू लेडी जस्टिस स्टैच्यू की, तो क्या है? डीकोलोनियलिटी की बात करेंगे तो इसका एम है शेड कॉलोनियल सिंबल्स, राइट? मीन्स आप कह सकते हो कि जो भी औपनिवेशिक प्रतीक थे उनको त्यागने का लक्ष्य है। एंड देन साड़ी को रिप्लेस वेस्टर्न अटायर, ब्रिंग स्टैच्यू क्लोजर टू इंडियन ट्रेडिशंस। सो आप कह सकते हो साड़ी ने पश्चिमी प्रधान का स्थान लिया, प्रतिमा को भारतीय परंपराओं के करीब लाया गया। रिमूवल ऑफ द ब्लाइंड फोल्ड्स एंड ओपन आई, यू कैन से दैट, तो जो आंखों पर से जो पट्टी बनी थी उसे हटा देना, इससे यह संदेश जाता है कि कानून जो है वो अंधा नहीं है, वो सबको समान रूप से देख रहा है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं फिर क्या है? ओपन एन आई आल्सो सिम्बलाइज़ नॉलेज एंड अबाउट द कॉम्प्लिसिटी एंड डिफरेंट विदिन द सोसाइटी। सो आप कह सकते हो कि किस तरीके से खुली आँखें समाज के भीतर जटिलता और भेदभाव के बारे में आराम से देख सकती हैं। इस तरीके से उसको मतलब जो सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा-सा देख रहे हैं। स्वार्ड जो है वो रिप्लेस हो रही है विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। सो ये या श्योर ये न्यू लड़ी है। थोड़ा-सा मिस्टेक हो रहा था मेरे से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इनके हाथ में पकड़ाया गया है, साड़ी पहनाई गई है, राइट? सो यहाँ पे क्या है? सिम्बलाइज़ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इट्स वैल्यू इन आवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो आप कह सकते हो कि संविधान को सर्वोच्चता और हमारे न्याय शास्त्र में इसके महत्व का प्रतीक भी कह सकते हैं आप। Justice is a deep rooted into constitution's value rather than punishment, right? Preserving of the scale, the court will continue weighing evidence, impartiality, hearing both the side before delivering its final judgment. So तराजू का संरक्षण यह दर्शाता है कि अदालतें निष्पक्ष रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन करना जारी रखेंगी, है ना? तथा अपना अंतिम निर्णय देने से पहले दोनों पक्षों को अच्छी तरीके से सुनेंगी। चलिए आगे बात करते हैं फ्लैग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इंसिग्निया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से इंसिग्निया आपको सुप्रीम कोर्ट का और ये फ्लैग आपको मिलेगा। फ्लैग और इंसिग्निया के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो ये कंसेप्टुअलाइज़्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के द्वारा। फ्लैग के फ्यूचर में अशोक चक्र यानी कि टॉप पे, आइकॉनिक सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग सेंटर पे, राइट? इस तरीके से एंड देन बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बिलो। सो इस तरीके से 3 तरीके से इसको डिज़ाइन करा गया है। अशोक चक्र फर्स्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसको, एंड देन यहाँ पे आप कह सकते हो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की बुक्स है, राइट? इंसिग्निया हैज़ ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन रोमन्स एंड ये तो धर्मास्त्रो जय है, यानी कि इन्हें देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है? सो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो धर्मास्त्रो जब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रोमन में कह सकते हैं हम इंसिग्निया को। ये तो धर्मास्त्रो जय की बात करें तो इन्हें संस्कृत टर्म व्हिच मीन्स वेयर देयर इज़ अ धर्म देयर इज़ अ विक्ट्री, मतलब जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, राइट? चलिए आगे बात करते हैं वैकोम सत्याग्रह, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। सो रिसेंटली अभी इंडिया ने, ये क्यों न्यूज़ में है? रिसेंटली इंडिया ने सेलिब्रेट कराया 100th एनिवर्सरी किसकी? वैकोम सत्याग्रह की। तो इसमें एसोसिएट लीडर और सपोर्टर कौन-कौन थे? जैसे टी के माधवन है, केपी केशव मेनन है, के कलप्पन जो कि केरला के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, आर कंसीडर्ड दी, ये पायनियर थे वैकोम सत्याग्रह मूवमेंट्स के, ठीक है? तो ये 3 नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, टी के माधवन, केपी केशव मेनन एंड के कलप्पन्स। इश्यू ऑफ द टेंपल एंट्री वाज़ फर्स्ट रेज़्ड बाय द एज़वा लीडर टी.के. माधवन्स इन 1917 में। एडिटोरियल इन हिज पेपर कौन-सा? देशाभिमानी। सो जो टेंपल एंट्री वाली बात थी वो फर्स्ट जो है इजवास लीडर यानी कि टी.के. माधवन के द्वारा बात करी गई। मतलब आप कह सकते हो कि सदर्न साइड में जो भी शूद्र थे उनको एंट्री नहीं थी टेंपल में, तो उसी के रिगार्डिंग जो थे एज़वा लीडर्स यानी कि टी.के. माधवन, ठीक है? तो उन्होंने एक देशाभिमानी करके वो चलाई थी अपनी पत्रिका या पेपर आप कह सकते हो। 1921 में क्या होता है, त्रावणकोर कांग्रेस कमेटी जिसको लीड कर रहे थे टी.के. माधवन्स, उन्होंने लॉन्च करा था कैंपेन कि टू हैव बीन लिफ्टेड्स, ठीक है? टू हैव व्हेन लिफ्टेड्स।
कि मतलब किस तरीके से जो टी के माधवन के नेतृत्व में त्रावणकोर कांग्रेस समिति ने प्रतिबंध हटाने के लिए एक अभियान जो है चलाया था। 1923 में क्या होता है, सेशन ऑफ द आईएनसी काकीनंदा रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द केरला प्रोविंशियल कांग्रेस के द्वारा कमिटेड टू टेक अप एंटी अनटचेबिलिटी एज अ की। सो जो आप कह सकते हो वैकम सत्याग्रह जो है वो मोस्ट ऑफ ऑल एंटी अनटचेबिलिटी के लिए चलाया गया। जॉर्ज जोसेफ की बात करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज थे केरला के, है ना? और ये लीडरशिप इन एब्सेंस ऑफ केशव मेनन के एब्सेंस में ये लीडरशिप संभालते थे जॉर्ज जोसेफ, ठीक है? इसी तरीके से ईवी रामास्वामी नायकर की बात करेंगे जिन्हें पेरियर या वैकम वीरार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? इन्होंने इनका काम था कि यू कंसीडर वाज अ की फिगर इन द वैकम सत्याग्रह हू मोबिलाइज वॉलंटियर एंड गारंट्स पब्लिक सपोर्ट थ्रू हिज स्पीच। उनको पब्लिक स्पीच में देने से सपोर्ट मिला था मोस्ट ऑफ ऑल। और जितने अमंग ऑल द पर्सन अरेस्ट इन मूवमेंट ओनली पेरियर गॉट रिगोरस इम्प्रिजमेंट। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सबको पनिशमेंट मिला था, केवल पेरियार की अगर हम बात कर दें, ठीक है? तो उनको एक कठोर कारावास की सज़ा मिली। महात्मा गांधी की बात करेंगे, ये भी सपोर्ट कर रहे थे मास एजिटेशन को, जिसको लीड कर रहे थे माधवन फॉर द टेंपल एंट्री इन 1921 में। तो आप कह सकते हो कि एंटी अनटचेबिलिटी एंड टेंपल एंट्री के लिए चलाया गया था वैकम सत्याग्रह। श्री नारायण गुरु एंड मनथु पद्मनाभम एंड ईवी रामास्वामी नायकर ये आल्सो सपोर्टेड थे एजिटेशंस के। वुमेन जिसमें नागामामी यानी कि वाइफ ऑफ पेरियार, ठीक है? एंड कनमल ये प्ले की रोल्स इन एम्पावरिंग वुमेन। तो मोस्ट ऑफ ऑल यूपीएससी में जब क्वेश्चन बनता है तो यही पूछा जाता है कि वैकम सत्याग्रह में क्या वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था? यस किया था, ठीक है? इतना ही पता होना चाहिए। वैकम सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं तो एक ये नॉन वायलेंट टेंपल एंट्री प्रोटेस्ट था, ये वाली बात मैं आपसे कह रहा था, जो कि केरला में चलाया गया, ठीक है? और जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा था लोअर कास्ट के साथ, हिंदुओं में जो लोअर कास्ट है यू कैन से दैट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सो उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा था उसको एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है? अच्छा, आगे बात करेंगे तो लोअर जो कास्ट कम्युनिटी थी वो स्पेशली एज वाज फेस्ड द सोशल डिस्क्रिमिनेशंस विद इवेंचुअली लीड द एजिटेशंस। कुल मिला के यहाँ पे उसी की बात हो रही थी एंटी अनटचेबिलिटी की। ड्रेस्ड इन खादी एंड वियरिंग खादी कैप्स, गोविंद पनिक्कर एंड बुलियान जेबी एजवास थे एंड कुजम्पू पुलियाल डिफाइन द प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। तो इतना सारा नहीं याद रखना है, मेन मेन चीजें देखनी है। आउटकम क्या निकले वैकम सत्याग्रह के? तो ये लीगल रिफॉर्म इनिशिएटिव थी। इसमें टेंपल एंट्री प्रोक्लेमेशन जो है 1936 में लैंडमार्क लीगल विक्ट्री ग्रांटिंग एक्सेस टू लोअर कास्ट इंडिविजुअली इनटू टेंपल्स। एस्टेब्लिशमेंट हुआ त्रावणकोर पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो इंश्योर करेगी फेयरनेस इन गवर्नमेंट रूल्स को। वैकम सत्याग्रह ब्रॉट ओपन द रिफ्ट बिटवीन गांधी एंड पेरियार्स, ठीक है? व्हाइल गांधी साउड हिंदी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, गांधी जी उस टाइम जो है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात कर रहे थे। पेरियार ने जो है फाइट अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज की बात करी थी। पेरियार वाज नॉट हैप्पी विद द पार्शियली सक्सेस अटेनमेंट। तो जो पार्शियली हमें सक्सेस मिली थी उसके लिए तो पेरियार खुश नहीं थे। ही इज इवेंचुअली कुड कांग्रेस मंथ लेटर्स। अच्छा, कुछ और एंटी कास्ट मूवमेंट है वो थोड़े थोड़े में देख लेने हैं। जैसे सत्यशोधक मूवमेंट्स 1873 में एंड 1916 में जस्टिस पार्टी मूवमेंट, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट 1924 में, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में। तो ज्योतिराव फूलो ने 1873 में इनका इनका मेन काम था कि ये लोअर कास्ट को या अनटचेबल हैं या विडो हैं, उन जो ब्राह्मणिक जो डोमिनियन जो गलत कर रहे थे उनके साथ, उनको यू कैन से दैट एमेंसिपेटाइज़ करना, मतलब उनको थोड़ा-सा एनकरेज करना, ठीक है? अगेंस्ट ब्राह्मणिकल कंट्रोल इन द गवर्नमेंट एंड एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। सो ये जस्टिस पार्टी मूवमेंट था, वो भी ब्राह्मणिकल कंट्रोल के अगेंस्ट में चलाया गया था, ठीक है? इसी तरीके से बी आर अम्बेडकर के द्वारा डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, तो ये भी डिप्रेस्ड क्लास के जो पीपल थे या अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में इसको चलाया गया। ये भी रामास्वामी नायकर की बात करेंगे तो कास्ट सिस्टम्स एंड ब्राह्मण वेश, इसको स्टेबलाइज़ करा गया था फॉर द परसूट जनरल्स 1910, राइट? चलिए, तो ये थोड़ा-थोड़ा मैं देख रहा था, इतना ज़्यादा हमारे लिए नहीं था, बट हाँ, थोड़ा सीक्वेंस आप ज़रूर याद रखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सत्यशोधक मूवमेंट मिलता है, जस्टिस पार्टी मूवमेंट मिलता है, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट मिलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मिलता है, ठीक है? सो ये सारे एंटी कास्ट मूवमेंट हैं। चलिए, अब क्या है हमारे पास हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने अभी इनॉग्रेटेड किया है ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस अगस्त 9 को कि सेनेटरी ऑफ द काकोरी ट्रेन एक्शंस काकोरी जो ट्रेन एक्शंस ऑफ द हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशंस। तो आप कह सकते हो जो काकोरी ट्रेन एक्शंस हुआ था, यानी काकोरी ट्रेन कांड कह सकते हैं आप, ठीक है? तो 9 अगस्त को उसको सेलिब्रेट करा गया, इसलिए उसको उत्तर प्रदेश ने इनॉग्रेशन किया, तो इसलिए न्यूज़ में। काकोरी ट्रेन एक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो क्या हुआ था कि 9 अगस्त 1925 को जो एचआरए ने लूट करी थी ब्रिटिश ट्रेजरी ट्रेन नियर काकोरी, उत्तर प्रदेश में। तो जो काकोरी एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ब्रिटिश की जो खजाना था उसकी लूट हुई थी एचआरए के द्वारा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या था इनका कि जो भी हम चोरी का पैसा लाएँगे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का, ट्रेजरी का, वो हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में लगाएँगे, राइट? अच्छा, इसमें थे कौन-कौन? जैसे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एंड ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र बख्शी
और भी थे इसमें, ठीक है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस की बात करेंगे तो डेथ सेंटेंस किसको मिली इसमें? जैसे बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहिरी एंड ठाकुर रोशन सिंह। तो इन 4 को डेथ ऑफ सेंटेंस मिली, अदर को लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट मिला, ठीक है? ये थोड़ा-सा हमें समझना है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस यूटिलाइजेशन ऑफ द नेशनल केस बाय द रिवोल्यूशनरी। सो यूज्ड द कोर्ट रूम ऑफ टू इफेक्टिवली काउंटर द गवर्नमेंट फॉल्स पोर्ट्रेयल्स ऑफ देयर एक्शंस। तो जो भी गवर्नमेंट के फॉल्स जो एक्शन लिए जा रहे थे, उनके अगेंस्ट में इसको चलाया गया था और इसमें हंगर स्ट्राइक भी हुई थी जो डिमांड कर रही थी बेटर कंडीशन एंड राइट फॉर द पॉलिटिकल जो प्रिजनर थे उनके लिए। जस्टिस दार डाइड हुए थे 13 सितंबर 1929 को आफ्टर 63 डेज ऑफ द हंगर स्ट्राइक्स। तो 63 डे का उनका ना उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखा था, तो उसमें जतिन दास जो है उनकी डेथ हो गई थी, राइट? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ये एक्सक्यूट हुए थे मार्च 23, 1931 को। एक्सक्यूट यूँ कंसिडर कह सकते हो कि जिस तरीके से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो एक्सक्यूट हिंदी में आप बोले तो फांसी लगा दी गई थी, राइट? चलिए आगे बात करते हैं, फिर हमें मिलता है रंग-भेद प्रणाली कह सकते हैं इसको, अपार्थाइड सिस्टम्स, ठीक है? सो इसके बारे में देख लेते हैं ये क्यों न्यूज़ में। साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली 30 ईयर जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है एंड ऑफ एपार्थाइड यानी कि रंग-भेद की जो नीतियाँ चलती थी, है ना? सिस्टम्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसलिए न्यूज़ में है। अपार्थाइड्स की बात करेंगे, सो सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे लीगल सिस्टम ऑफ द रेसिकल डिस्क्रिमिनेशंस यूनिक टू साउथ अफ्रीका जिसको इम्पोज किया गया था व्हाइट यूरोपियन के द्वारा ऑन द नॉन व्हाइट, मतलब जो आप कह सकते हो जिनका कलर व्हाइट नहीं था उन पे इसको इम्पोज करा गया था, ठीक है? जो अपार्थाइड सिस्टम था यानी कि रंग-भेद की जो नीति थी, जो ब्लैक अफ्रीकन्स, कलर्स एंड इंडियन के खिलाफ भी थी। इसको यू कैन से दैट इसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ करा गया था 1948 में, बट प्रीवियस गवर्नमेंट हैज़ पास्ड मैनी पासेस लॉ प्रिक्योर्स ऑफ द अपार्थाइड्स ड्यूरिंग 19th एंड द फर्स्ट हाफ द 20th सेंचुरी। या सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि किस तरीके से इसमें इसको संस्थागत रूप तो दिया गया था, लेकिन पिछली सरकारों ने 19वीं और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में कई ऐसे कानून पारित किए, जो रंग-भेद के टाइप के ही थे। या सो लॉ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द ब्लैक्स इंटो एरियाज़ ऑक्यूपाई द व्हाइट एंड कलर्स। सो कानूनों ने श्वेत और रंगीन लोगों के कब्जे वाले क्षेत्र में अश्वेतों की आवाजाही को प्रतिबंध कर दिया, राइट? इंडियन इन साउथ अफ्रीका वर डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स। सो इंडिया में जो थे इंडिया के जो लोग थे वो साउथ अफ्रीका में 3 ग्रुप में डिवाइड करे गए थे। जैसे इंटेंजर्ड इंडियन लेबर जो कि उत्तर प्रदेश से गए, बिहार से गए, साउथ इंडिया से गए, हू हैड माइग्रेट टू साउथ अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका माइग्रेट हुए थे आफ्टर 1890 टू वर्क ऑन ए शुगर प्लांटेशन, जो कि शुगर प्लांटेशन में तो उनको आप कह सकते हो जो उत्तर प्रदेश, बिहार, साउथ इंडिया से साउथ अफ्रीका गए शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए 1890 के बाद, तो उनको इंटेंजर्ड इंडियन लेबर में डिवाइड करा गया। मर्चेंट्स मोस्टली जो मेमन मुस्लिम हू हैड फॉलो द लेबरर्स, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बात थी कि जो व्यापारी ज़्यादातर जो मेमन मुसलमान थे, वो मज़दूर के साथ आ गए थे और एक्स इंडेंचर लेबर का मतलब क्या था? हू हैड सेटल्ड डाउन विद देयर चिल्ड्रंस इन साउथ अफ्रीका आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स। कुल मिला के ये है कि वो साउथ अफ्रीका गए तो थे, बट क्या होता है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक्सपायर हो गया, फिर वो वहीं पर बस गए, ठीक है? उसे एक्स इंडेंजर्ड लेबर के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं, क्या जो अपार्थाइड मूवमेंट्स की बात करें तो वो चलाए गए थे या सो फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांज़ैक्शनल सोशल मूवमेंट जो था, वो 20वीं सेंचुरी में चलाया गया। इसका एम था कि इंटरनल कैम्पेन था जो कि डिस्क्लोज़ाइज़ कर रहा था जो रेसिस्ट अपार्थाइड रिजाइम था इन साउथ अफ्रीका में एंड एक्सटर्नल कैम्पेन था फॉर सैंक्शन ऑन अपार्थाइड रिजाइम्स। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ 1990 में जो अपार्थाइड लॉ जो था उसको रिपील कर गया एंड मैंडेल वाज़ रिलीज़्ड 1990 में एंड बिकम प्रेसिडेंट इन 1994, राइट? तो ये थोड़ी-सी इसके इम्पैक्ट पड़े। कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया का साउथ अफ्रीका एंटी अपार्थाइड स्ट्रक्चर्स में, तो जैसे महात्मा गांधी ने जो है आप कह सकते हो सीड्स ऑफ द एएएम यानी कि अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल्स, ठीक है? और उसके बाद है हमारे पास यूसुफ मोहम्मद दादो, रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का भी रहा इसमें, ठीक है? तो ये थोड़ा-थोड़ा हमें देखना है। सो ये महात्मा गांधी की बात करेंगे, इन्होंने फर्स्ट एंटी कॉलोनियल एंड एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट चलाया, जो फाउंडेड था नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 एंड न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन 1903 में। 1906 में क्या हुआ सत्याग्रह चलाया गया अंडर गांधी लीडरशिप में जिसने बॉयकॉट करे 1906 लेजिस्लेशन को रिक्वायरिंग इंडियन टू कैरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑल टाइम्स, मतलब कुल मिला के वहाँ पे एक कंडीशन बन गई थी कि इंडियनों को हर समय जो भी रजिस्ट्रेशन किया है साउथ अफ्रीका के लिए, वो रजिस्ट्रेशन अपनी जेब में रखना है। तो उसका अपोज़ भी महात्मा गांधी ने किया। जब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका 1915 में छोड़ा, तो ही हैड लेफ्ट बिहाइंड हिज लेगेसी फोनिक सेटलमेंट, मतलब आश्रम लाइक सेटलमेंट नियर दरबन, ठीक है? यूसुफ मोहम्मद दादू और उसके बाद है रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट का भी रहा, ठीक है? ये थोड़ा-थोड़ा हमें देख लेना है। आगे बात करते हैं रोल ऑफ यूएन इन साउथ अफ्रीका एंटी
आफ्टर स्ट्रगल में क्या-क्या रहा, सो रिक्वेस्ट टू यूएन केम आफ्टर साउथ अफ्रीका पासेस एशियाटिक लैंड ओनरशिप एक्ट 1940, इसमें रेस्ट्रिक्टेड था इंडियन लैंड ओनरशिप को एंड सीक्रेट इंडियंस, ठीक है। सम अदर एक्शन भी लिए गए यूएन इंक्लूड्स के द्वारा, तो वो भी थोड़े से देख लेते हैं। यूएन ने इम्पोज करे थे डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन साउथ अफ्रीका पे। इन्हें 1971 में रेजुलेशंस अपडेटेड वाज डिक्लेयर एज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अगर ऐसा आप करते हैं, मतलब रंगभेद अगर आप करते हैं, तो वो क्राइम होगा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये बॉर्न हुए थे 1918 में ईस्टर्न केप ऑफ साउथ अफ्रीका में। ये सन थे थम्बू चीप यानी कि ट्रेडिशनल लीडर थे। पॉलिटिकल कैरियर एंड स्ट्रगल की बात करें तो सिंबल ऑफ आर्म जो अभी हम पढ़ रहे थे, एंड साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1994। ही जॉइन एएनसी 1944 में और हेल्प फ्रॉम द यूथ लीग्स। मंडेला जो थे लीड एएनसी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी एपेटेड लेजिस्लेशन। ये सारी चीजें हम देख रहे थे। फिलॉसफी क्या थी मंडेला की, तो ये गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से भी जाने जाते हैं। ही वाज ए स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ गांधी टीचिंग्स। अवार्ड कौन-कौन से मिले थे, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, भारत रत्न हम देख चुके ही पहले, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे जो है 18 जुलाई को मनाया जाता है, राइट? आगे बात करते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, तो जैसे संथाल रिवोल्ट जून 30 जून 30 को सेलिब्रेट करा गया हुल दिवस भी बोला जाता है एवरी ईयर इन कमेमोरेशंस ऑफ रिबेलियन। सो 30 जून को इसको हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है संथाल को। ये संथाल रिबेलियन के बारे में बात करें तो लीडर्स में सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव और इसमें फूलो एंड जानू ये सिस्टर भी थी। लोकेशन की बात करेंगे तो राजमहल हिल्स में। क्या केस था इसका? क्या प्रभाव थे? सो एक्सप्लॉइटेशंस एंड ऑपरेशन करा गया था संथाल को किसके द्वारा? ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के द्वारा एंड मनी लीडर्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स जो थे हैज़ रेफर्ड टू इट्स इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मास रिवॉल्यूशन इन हिज नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 में इनेक्ट करा गया ब्रिटिश ब्रिटिश के द्वारा। इसका मेन काम था कि जो भी टेरिटरीज़ हैं उन्हें संथाल परगना के द्वारा क्रिएट किया जाएगा और वहाँ पे अगर आप कोई भी काम करते हैं जैसे आप लैंड को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर एग्रीकल्चर करते हैं, वो सब कुछ इट बिकम इल्लीगल फॉर द संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल। तो ये जो है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 ये कहता था कि अगर संथाल की प्रॉपर्टी है तो वो संथाल को ही आप ट्रांसफ़र करोगे। अगर वो संथाल को ट्रांसफ़र नॉन संथाल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो इल्लीगल में काउंट होगा, राइट? चलिए आगे बात करते हैं फिर हमारे पास उड़ीसा फ़ैमिन ऑफ 1816 6 उसकी बात करेंगे। सो ये क्या है? ये इसको हम ना अंका फ़ैमिन के नाम से भी जानते हैं बिकॉज़ इसमें गजपति दिव्य सिंह देवा 9th रीगल्स ईयर के थे और अगर हम बात करें इसकी सो केसेस क्या था? केयरलेस ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, नेचुरल एंड इकोनॉमिक डिसास्टर। सो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था और यू कैन से दैट इकोनॉमिक और नेचुरल के लिए वो बहुत ज़्यादा एक डिसास्टर के रूप में था। occurring during the tenure of थॉमस एडविड रेवेन्यू यानी कमिश्नर थे ये उड़ीसा डिविजन्स के, ठीक है। आफ्टर मैथ क्या होता है पूरी कैनाल एंड कोस्ट कैनाल कनेक्टिंग हुगली रिवर्स जो कि वेस्ट बंगाल से रिवर मटाई उड़ीसा तक पड़ता है जिसको बिल्ड करा गया। थॉमस एडविन रेवेन्शा स्टेबलाइज नंबर ऑफ वर्नाकुलर स्कूल्स इन रूरल एरिया। तो आप कह सकते हो कि थॉमस एडवर्ड रेवेन्शा ने वर्नाकुलर स्कूल्स को बनाया कई रूरल एरिया में, ठीक है, और उड़िया लैंग्वेज को एम्फासिस करा एंड कन्वर्ट करा जो कटक जिला स्कूल था इन्हें रेवेन्स के कॉलेज में। तो ये थोड़ा-थोड़ा आपको देख लेना है कि उड़ीसा फेमन में क्या था, क्या नहीं था। बैटल ऑफ सारागिरी की अगर हम बात करें 1897 की, तो सितंबर 12 मार्क द 127 एनिवर्सरी मनाई जा रही है बैटल ऑफ साराग्रही की। सारागिरी की बात करेंगे तो ये जो लड़ाई थी वो ब्रिटिश राज एंड दी अफरीदी एंड ओरकजी ट्राइब्स के बीच में थी। ये थोड़ा-सा आपको देखना है। ये फाइट जो थी वो त्रहा कैंपेन एट साराग्रही इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में है। साराग्रही की बात करेंगे तो ये क्विट विलेज था समना रेंज इन्हें कोहात पाकिस्तान में जो कि एक वाइटल कम्युनिकेशन पोस्ट पे थे। सिख सोल्डर जो थे उनको लीड कर रहे थे हविंदर इसहार सिंह हू शोड एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड चूज़ टू फाइट द डेथ। लगभग 21 सिख जो थे जो मरणोपरांत अवार्ड हुए इंडियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट में। हाईएस्ट ब्रिटिश ये गैलेंट्री अवार्ड था, है ना? जो कि इंडियन ट्रूप्स को दिया जाता था बैटल ऑफ सारागढ़ी, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। अब देखिए, यहाँ फेस्टिवल इन न्यूज़ में है, तो ये थोड़े-थोड़े मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। आपको देख लेने हैं ये वाले। जैसे हमारे पास है जितिया एंड जीवितपुत्रिका फेस्टिवल्स, ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में। बोहाग एंड रंगोली बिहु ये असम में। कर्मा फेस्टिवल ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। गुड्डी पड़वा ये आपको महाराष्ट्र एंड गोवा में। तो ये आपको देख लेना है कि ये जो फेस्टिवल्स हैं वो न्यूज़ में, राइट? सो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि ये सारा कुछ आप देखें। यहाँ हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम न्यूज़, तो उसको हम बाद में देखेंगे।
चलिए इसको हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट बनाए रहेंगे जिससे कि मेरा मोटिवेशन और बना रहे। कई बारी मन करता है कि जब सपोर्ट नहीं मिलता तो मोटिवेशन नहीं मिलता है मेरे को, तो मोटिवेशन इज़ अ मैंडेटरी फॉर मेकिंग द वीडियो एंड वी कंटिन्यू आवर सीरीज़ आफ्टर sometimes we take some questions of the CSET. So please support me and finally I gave you good response. Okay, so thank you so much.